Hello dear bankers, I Purva welcome you all to this EduTabs platform. JIB on the go सीरीज एक ऐसी सीरीज जहां पर आप 15-20 मिनट्स में अपने शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे थे. सो टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉड्यूल डी. मॉड्यूल डी के सभी टॉपिक्स को इस सेशन में कवर करवाया जाएगा, राइट. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सुपर क्रैश कोर्स and a banker's capsule course is launched by the EduTab to accelerate your exam preparation. Super Crash Course एक ऐसा कोर्स जहां पर आप लाइव बेसिस पर अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. एंड बैंकर्स कैप्सूल कोर्स एक ऐसा कोर्स जहां पर आपको आपकी क्लासेस के रिकॉर्डेड वर्जन्स मिल जाएंगे. तो रिकॉर्डेड वर्जन्स को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कवर अप कर सकते हैं. इन दोनों ही कोर्सेज में आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व्ड बेसिस पर मिलेंगे. इन कोर्सेज की और डिटेल्स और कैसे एनरोल करना है इस सेशन के एंड में डिस्कस करते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द कंप्लीशन और कवरेज ऑफ मॉड्यूल डी. हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू EduTab अंडर द जैब ऑन द गो सीरीज. जैब ऑन द गो एक ऐसी सीरीज जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं. हमारा आज का टॉपिक AFM में लेक्चर नंबर 33 इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स. क्या है, देखिए सबसे पहले इनकम टैक्स जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है दैट पर्सन नीड्स टू पे सम टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो जितनी इनकम आप अर्न कर रहे हो आपकी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, सो अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर अर्निंग लेस तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम. इस सिस्टम को हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता जाता है. एक पर्सन जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो इंडिया में पैसा कमा रहा है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, एनी ऑफ द फॉर्म, तो उस पर्सन को गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा. ठीक है, टैक्स की फॉर्म में. अब गवर्नमेंट उस टैक्स का क्या करती है, तो गवर्नमेंट उस मनी को लोगों की वेलफेयर पे खर्च करती है, लोगों की भलाई के लिए, जैसे एजुकेशन की फैसिलिटी, सैनिटेशन की फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड मेनी अदर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सब्सिडीज दी जाती हैं, जो पुअर हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है. तो वो सब गवर्नमेंट किससे करती है, जो हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं. राइट, हमने टैक्स गवर्नमेंट को दिया तो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्स, और गवर्नमेंट उस टैक्स को यूटिलाइज कर कर ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करती है. जो रिच और पुअर का डिफरेंस है उसे रिड्यूस करने की कोशिश करती है बाय प्रोवाइडिंग सम सब्सिडीज टू द पीपल हु आर अर्निंग लेस. तो टैक्स पे करने के लिए यू शुड हैव अ पैन कार्ड. ठीक है, आपके पास एक पैन कार्ड, पैन नंबर होना चाहिए. व्हाट इज पैन? इट इज परमानेंट अकाउंट नंबर. एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आपके पास नंबर होगा जो आपको IT डिपार्टमेंट ने इशू किया है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको इशू किया है. आप सबके पास भी पैन नंबर होगा और पैन नंबर आपका नंबर्स और अल्फाबेट्स का क्या है, एक मिक्सचर है. ठीक है, पैन नंबर को आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ, आधार नंबर के साथ लिंक करवाना जरूरी है. पैन कार्ड जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इवन इफ यू चेंज योर नेम, योर एड्रेस और विद इन और विद आउटसाइड द स्टेट. अगर आप अपना एड्रेस भी चेंज करते हो तो उसका भी पैन कार्ड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. जो पैन नंबर है वो आपका स्टिल सेम रहेगा. अगर आप अपना नाम चेंज करवा लेते हो तो आपका पैन नंबर, जो एग्जिस्टिंग पैन नंबर था वही रहेगा, पैन नंबर में चेंज नहीं आएगा. अब कोई भी पर्सन जो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है, इंक्लूडिंग चाहे कोई NRI इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है, उसको अपनी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, इनकम टैक्स जो है इट इज़ गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 और साथ ही साथ इनकम टैक्स रूल्स 1962 के साथ इसे गवर्न किया जाता है. फाइनेंस बजट जो है हर साल प्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर अलग अलग अमेंडमेंट्स जो हैं वो हर साल आती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. और फाइनेंस बजट के अंदर आपके टैक्स वगैरह के रेट्स वगैरह सब मेंशन किया जाता है कि अपकमिंग ईयर में आपको किस हिसाब से टैक्स जो है वो पे करना है. देन देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. TDS क्या है? कोई भी पर्सन अगर कोई पेमेंट कर रहा है, जैसे कि सैलरी की, इंटरेस्ट की, कमीशन की, ब्रोकरेज, डिविडेंड पेमेंट, प्रोफेशनल फीस या रॉयल्टी, तो उसको TDS काटना पड़ेगा अगर पेमेंट एक लिमिट से ऊपर जाती है. ठीक है,
तो अगर एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है तो उस सैलरी के ऊपर गवर्नमेंट को उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ता है, जिसको क्या बोला जाता है, टीडीएस बोला जाता है। हर डिडक्टर जो है उसको एक टैन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। जैसे आप इनकम अर्न करते हो तो आप इनकम टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स पे करते हो तो आपको कौन सा नंबर चाहिए होता है, पैन नंबर चाहिए होता है। उसी तरीके से जो हमारे पास डिडक्टर्स हैं, है ना, जिन्होंने टीडीएस को डिडक्ट किया है, उनको टैन नंबर यानी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है। देन टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब टीसीएस क्या है, जब सेलर बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा सेल के टाइम पर, उसे क्या बोला जाएगा, टीसीएस बोला जाएगा। सेक्शन 206C के अंदर क्लियरली मेंशन है कि सेलर्स को टीसीएस कलेक्ट करना है। टीसीएस की कैटेगरीज ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि किन किन गुड्स के ऊपर टीसीएस कैलकुलेट होगा, और परसेंटेज की फॉर्म में ये कैलकुलेट होगा फ्रॉम द बायर्स। 1% पर मंथ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आप लेट पेमेंट करते हो। आपने लोगों से, बायर्स से एक सेलर ने टीसीएस जो है कलेक्ट कर लिया, और उस टीसीएस को अगर जो आपका सेलर है वो गवर्नमेंट को पे नहीं करता तो हर महीने 1% पर मंथ का लेट पेमेंट के ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एवरी टैक्स कलेक्टर मस्ट सबमिट क्वार्टरली TCS रिटर्न्स एंड प्रोवाइड अ TCS सर्टिफिकेट। TCS रिटर्न्स जो हैं क्वार्टरली बेसिस पर भरनी पड़ेंगी और TCS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। सभी डीलर्स, सभी ट्रेडर्स को GST के अंडर खुद को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। कोई भी ट्रेडर अगर गुड्स ऑनलाइन सेल कर रहा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 1% जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर चलेगा। कौन सी कंपनीज, कौन से बिजनेसेस इससे एग्जाम्प्ट है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और एम्बेसीज को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। देन टैक्स पेयर्स की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देयर आर इंडिविजुअल्स हु पे टैक्स, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इफ ही और शी इज अर्निंग इनकम तो उन्हें अपने इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देन पार्टनरशिप फर्म्स, जिनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है अंडर इनकम टैक्स एंड जीएसटी। लॉ की नज़रों में उन्हें अलग से लीगल एंटिटी नहीं माना जाता, लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी के हिसाब से इनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। तो यहाँ पर भी फ्लैट 30% का टैक्स रेट जो है दैट नीड्स टू बी पेड along with surcharge और सेस वगैरह, that is a different thing. Then हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, याद कीजिए जब हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने वहां पर पढ़ा था कि अलग से टैक्स प्रोविजंस है फॉर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए हर साल जब फाइनेंस बजट आता है तो फाइनेंस बजट इन सभी इनकम टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स रेट डिफाइन करता है, चाहे वो टैक्स रेट लास्ट ईयर से सेम हो चाहे उसमें कुछ चेंज हो, ऑल ऑफ द डिटेल्स आर मेंशन्ड अंडर द फाइनेंस बजट। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के ऊपर भी आपके पास अलग से टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में सिर्फ हिंदूज नहीं आएंगे, हमने पहले भी पढ़ा, इसमें जैन्स, इसमें सिख्स, इसमें बुद्धिस्ट भी इंक्लूड है। देन एओपीज एंड बीओआईज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी मोटिव के लिए बनाई गई हैं, है ना, तो चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस के लिए अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो इनके ऊपर भी अलग से टैक्स जो है वो टैक्स के प्रोविजंस लगते हैं। देन कंपनीज, कोई भी कंपनी अगर इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, दोनों ही कंपनीज जो इंडिया में अगर इनकम अर्न कर रही हैं तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनीज को कंपैरेटिव टू द फॉरेन कंपनीज लेसर टैक्स पे करना पड़ता है। एंड देन कम्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर एसएससी किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता देन ही बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और इनके ऊपर अलग से टैक्स के प्रोविजंस प्रोवाइडेड है बाय द इनकम टैक्स एक्ट। न्यू टैक्स रिजीम क्या है, देखिए फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 115BAC, ठीक है, जहां पर ये दिया गया आपको एक ऑप्शन कि आपको एग्जिस्टिंग या फिर न्यू कंसेशनल टैक्स रेट्स के बीच में चूज करना है। आपके पास चॉइस है कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स को फॉलो करना चाहते हो या जो नए कंसेशनल टैक्स रेट्स गवर्नमेंट ने इशू किए हैं आप उनको फॉलो करना चाहते हो। यू हैव अ चॉइस, आप उस चॉइस के हिसाब से, अगर आप एग्जिस्टिंग रिजीम में रहना चाहते हो जिसको ओल्ड रिजीम बोला गया, तो अगर आप ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हो तो आप ओल्ड रिजीम में रह सकते हो, और अगर आप न्यू रिजीम में खुद को शिफ्ट कराना चाहो तो आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ओल्ड रिजीम में क्या है, ओल्ड रिजीम में आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं अपनी इनकम कर
वेयर एज जो न्यू रिजीम है वहाँ पर आपके पास इनकम के ऊपर टैक्स बहुत बाद में जाकर लगता है, मतलब बहुत हायर इनकम होने पर टैक्स लगता है, तो आपको डिडक्शंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। न्यू रिजीम में डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। रिसेंट अमेंडमेंट एक आई जो 115BAA आई, वहां पर लिखा गया कि कॉर्पोरेट टैक्स को भी रिड्यूस किया जा रहा है, यानी डोमेस्टिक कंपनीज को 22% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। देन आईटी रिटर्न फाइल करने की बात करते हैं। अगर आपने इनकम अर्न की तो आपको इनकम के ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब वो इनकम टैक्स कैसे आप गवर्नमेंट को पे करोगे? यू विल पे इट थ्रू द आईटी रिटर्न्स, यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स के थ्रू आप अपना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देकर चलोगे। आईटी रिटर्न्स कौन कौन भरेगा? जो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट इनकम है, जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि 3 लाख तक की जिसकी एनुअल इनकम है उसको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर होती है तो आपको इतने % टैक्स पे करना है। तो जो भी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है उस लिमिट से ऊपर अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर रहा है या फिर कोई उसका लॉस चल रहा है पिछला, मान लो अगर कोई पर्सन उसने साल भर अपनी सैलरी में से टैक्स कटवाया, जब उसने लास्ट में टैक्स कैलकुलेशन करी तो उसकी टैक्स कैलकुलेशन एक्चुअल में कम है देन ही एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट थ्रू आउट द ईयर। तो जो भी बैलेंस होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे कर दिया, तो गवर्नमेंट उसको उतना पैसा क्या कर देगी? वापस कर देगी इन द फॉर्म ऑफ रिफंड। कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास कोई एसेट है इंडिया में या फिर उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी एंटिटी में जो इंडिया से बाहर है, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। एक कंपनी, एक फर्म, चाहे वो इस साल प्रॉफिट अर्न करे या लॉस अर्न करे, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। रिटर्न्स फाइल करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे कोई बात छूट गई है या आपने कोई बात लिखी है लेकिन गलत लिख दी है, तो एक टाइम लिमिट आपको दी जाती है, आप वहां पर अपने रिटर्न्स को रिवाइज भी कर सकते हो। अब रिटर्न्स ई फाइल होती हैं, यानी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली आपकी जो रिटर्न्स हैं वो फाइल की जाती हैं। हाउएवर अगर आप पेपर रिटर्न मतलब इफ़ यू आर 80+, योर एज इज़ 80 ईयर्स एंड अबव, तो आप पेपर रिटर्न भी भर सकते हो अगर आपके पास कोई इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है। क्लियर? देन एप्लीकेबल फॉर्म्स, कौन से फॉर्म्स लगते हैं रिटर्न्स के लिए? तो देखिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है हर अलग अलग टाइप के इनकम अर्नर्स के लिए, उसी इनकम अर्नर को उस कैटेगरी का फॉर्म भरना है। ठीक है, अभी हम उन फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि ITR 1 किसको भरनी है, ITR 2 किसको भरनी है। अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग डिटेल्स उसमें मांगी हुई है, वो आपको मेंशन करनी है। अगर टैक्स आपका ज़्यादा पे कर दिया आपने और आपका जब लास्ट में आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया तो वो कम बन रहा है, तो गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगी। और रिफंड इज क्लेम्ड, आप रिफंड को क्लेम कर चलोगे। कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं जो आपको इस साल अगर लॉस हुआ है तो आप अगले साल उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट है इनकम टैक्स एक्ट के, वहां तक हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। अलग अलग तरीके की रिटर्न्स जो हैं वो अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू भरी जाती हैं। तो मान लीजिए अगर असेसमेंट ईयर 25-26 है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 24, यानी इनकम अर्नड इन 24-25 विल बी पेड, उस इनकम के ऊपर आप टैक्स पे करोगे 25-26 में, है ना। तो ITR 1 to ITR 7 जो है वो यहाँ पर इसके लिए प्रिस्क्राइब की गई है। क्लियर? ITR 1 to ITR 7 क्या है? सबसे पहले फॉर्म ITR 1 जो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख से कम है। इनकी इनकम सैलरी पेंशन के थ्रू होनी चाहिए, एक हाउस हो या फिर कोई अदर सोर्स की इनकम हो। तो 50 लाख से कम अगर टोटल इनकम आपकी है तो आप ITR 1 में फॉर्म भर सकते हो। देन अगर आपकी इनकम ITR 1 में आपने मतलब ITR 1 के हिसाब से आपकी बाकी सारी चीज़ें क्वालिफाई हो रही है, बट लिमिट आपकी जो इनकम की है वो 50 लाख से ऊपर जा रही है, तो आपको ITR 2 भरना है। अगर आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम है, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो, कोई फॉरेन इनकम है और 5,000 से ऊपर एग्रीकल्चरल इनकम है, तो आपको ITR 2 में जो है वो आपको टैक्स फिल करना है, रिटर्न फाइल करनी है। ITR 3 में जाएगा अगर आपकी इनकम ITR 2 वाली इनकम है और बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आपकी साथ में अर्न हो रही है। देन अगर प्रिजम्पटिव इनकम है 44AD, 44ADA, 44AE, तो आप ITR 4 भरोगे। फर्म्स LLP, AOP, BOIs ITR 5, कंपनीज जो सेक्शन 11 में एग्जाम्पशन नहीं ले रही वो ITR 6, और अगर कोई कंपनीज इन सेक्शंस में एग्जाम्पशन ले रही हैं तो उनके लिए ITR 7 रहेगी। असेसमेंट, रिफंड और रिकवरी की बात कर लेते हैं। तो असेसमेंट क्या है कि आपने रिटर्न फिल कर दी,
आपने अपनी जब हम ई फाइल कर रहे हैं रिटर्न, तो हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं ना टैक्स। मैंने इतनी इनकम अर्न करी, इनकम दिखा दी, इस इनकम के ऊपर मेरा इतना टैक्स बनता है, तो मैंने इतना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब उस चीज़ को बैक एंड पर वेरीफाई किया जाता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसको वेरीफाई करेगा दैट जो आपने इनकम स्टेट किया क्या वो करेक्ट है या नहीं है, क्या जो आपने उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया है वो ठीक से दिया भी है या नहीं है। उसके अंदर आप टैक्सेबल इनकम चेक की जाती है और टैक्स पेबल को चेक किया जाता है। अगर मान लो आपने गलती से ज़्यादा अमाउंट की रिटर्न भर दिया बट आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम की बन रही है, तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। और अगर आपका टैक्स आपने कम बनाया है लेकिन एक्चुअल में टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो आपको रिकवरी कर ली जाएगी, आपसे वो इनकम टैक्स डिमांड कर लिया जाएगा बाय द इनकम टैक्स एक्ट। अगर इनकम टैक्स को कोई बात समझ में नहीं आ रही, इनकम टैक्स एक्ट को आपकी स्टेटेड इनकम टैक्स रिटर्न में डाउट लग रहा है, तो उसके लिए वो आपसे क्लैरिफिकेशन का एक नोटिस भी मांग सकते हैं। अगर असेसमेंट ऑफिसर इस अग्रीमेंट में नहीं है कि जो भी आपने इनकम की डिटेल्स प्रोवाइड की हैं या कोई भी एग्जाम्पशन वगैरह क्लेम किया है, तो आपसे क्लैरिफिकेशन ज़रूर मांग सकते हैं। क्लियर? डेफर्ड टैक्स क्या होता है? जब टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम अलग अलग होती है। देखिए क्यों होती है अलग, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है और टैक्सेबल इनकम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि आपके अकाउंटिंग इनकम में इंक्लूड की जाती हैं बट इनकम टैक्स एक्ट उसे अलाउ नहीं करता। तो ये जो डिफरेंस अराइज होता है दैट इज नोन एज डेफर्ड टैक्स। अब ये परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस में क्लासीफाई किया जा सकता है। परमानेंट डिफरेंस कब आएगा? जब कोई आइटम अकाउंटिंग प्रॉफिट में है लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और कोई आइटम टैक्सेबल प्रॉफिट में है लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में कभी भी नहीं आएगी, तो परमानेंट डिफरेंस है। टेम्परेरी या टाइमिंग डिफरेंस की बात अगर मैं करूं, ऐसा है कि इस साल हमने जब अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग के हिसाब से ना एक सर्टेन इनकम इस साल इंक्लूड की जानी चाहिए थी, बट इनकम टैक्स कहता है उसे 2 साल में बांट के इंक्लूड करो, तो इस साल की मेरी जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। अब कोई ऐसी आइटम थी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो इंक्लूड हो गई बट वो टैक्सेबल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है, तो टेम्परेरली इस साल मेरा जो टैक्स है वो कम बनेगा, लेकिन अगले साल मेरी वो इनकम टैक्सेबल प्रॉफिट में आ जाएगी, तो मेरी बात वहीं पर बैलेंस आउट हो जाएगी। और ऐसा ही ऑपोजिट भी हो सकता है कि कोई चीज़ हो सकती है जो टैक्सेबल प्रॉफिट में इंक्लूड की जाए बट हमारे अकाउंटिंग इनकम में नहीं है, तो तब भी डेफर्ड टैक्स जो है वो अराइज होगा। परमानेंट डिफरेंस एक पीरियड में आते हैं और कभी भी रिवर्स नहीं होते हैं, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस एक पीरियड में आते हैं और अगले पीरियड में हो सकता है वो रिवर्स हो जाए। देन कम्स डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स एसेट ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसी आइटम जो कि कंपनी की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से टैक्सेबल इनकम जो है वो फ्यूचर में रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि आज आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है लेकिन फ्यूचर में यू विल पे लेसर टैक्स, तो वो आपके लिए डेफर्ड टैक्स एसेट है। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऐसी है जो आज आपने कम पे की है, आज आपने उसको एज अ टैक्स क्लेम नहीं किया लेकिन फ्यूचर में आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, तो आपके लिए एक लायबिलिटी आने वाली है, दैट इज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट है, आपने किसी बैंक को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स दी जो कि 10 लाख के आसपास थी करंट ईयर में। टैक्स लॉ क्या कहता है कि आप इस 10 लाख को डिडक्शन एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते जब तक आप इसकी पेमेंट नहीं करते, लेकिन अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से आप इसे डिडक्ट कर चुके हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो अकाउंटिंग इनकम है वो तो कम है और आपकी जो अकाउंटिंग इनकम आपकी कम है ना, और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो क्या है, ज्यादा है। तो यानी इस साल यू पेड मोर टैक्स। अगर आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है तो इसका क्या आउटकम है? इसका आउटकम ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे कर दिया है तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट रह जाएगी, और अगर आपने कम टैक्स पे किया है तो आपके लिए वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी, यानी जब आपकी टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से कम होगी।
इनकम हेड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए इनकम ना अलग अलग तरीके से आप अर्न कर सकते हो। आप सैलरी से इनकम अर्न कर सकते हो, आपके पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है आप उसको सेल कर कर, है ना, आप उसको रेंट पर देकर उससे इनकम अर्न कर सकते हो। आपके पास कोई स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, रेंटल सॉरी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको बेचकर आप कैपिटल गेन अर्न कर सकते हो। आपके पास कोई बिजनेस है, उससे आपको प्रॉफिट्स और गेन्स हो सकते हैं। और कुछ अदर सोर्सेज जैसे आपकी कोई लॉटरी लग गई, है ना, तो वो आपकी अदर सोर्स की इनकम है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो इस हेड के अंडर इनकम अर्न करते हैं और इसी हेड के अंडर वो अपनी इनकम को जो है इनकम टैक्स रिटर्न में लिख कर चलते हैं। देन हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसमें रेंटल इनकम ज़्यादातर इंक्लूड की जाती हैं। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है, जैसे कोई प्रोफेशनल्स हैं, जैसे LIC एजेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, CAs हैं, लॉयर्स हैं, इनके पास इनकम होती है PGPP की, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन अगर आपके कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, रियल एस्टेट को इनकम है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, उनको अगर आप बेच रहे हो तो आपको उस पर जो इनकम अर्न होगी दैट इज कैपिटल गेन्स। एंड अदर सोर्सेज की इनकम क्या होगी, ऐसी इनकम जो कि आपको सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, कंपटीशन वगैरह जीतने पे आपको पैसा मिलता है, बेटिंग, लॉटरीज, सब आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट होती है। अगर आप इन सभी हेड्स में इनकम अर्न कर रहे हो तो हर हेड की इनकम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर कर टोटल कर दिया जाता है और इनके ऊपर डिडक्शंस भी आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C to 80U। ठीक है, कौन सी इनकम्स है जिनके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर नहीं पे करना। पार्टनर का शेयर जो टोटल फर्म इनकम में है वो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना, क्योंकि पार्टनर पर्सनल इनकम टैक्स भी पे करेगा। ट्रैवल कंसेशन या असिस्टेंस अगर आप किसी इंडिविजुअल को मिली है, कोई ग्रेचुटी आपको रिसीव हुई है, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर आपको कुछ पैसा मिला है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से आपको पेमेंट मिली है, स्कॉलरशिप वगैरह मिली है एजुकेशन कॉस्ट बेयर करने की, तो उसके ऊपर एग्जम्पशन रहेगी। इनकम के अंदर डिडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 80C से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80C जो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी टू प्रोविडेंट फंड, कुछ इक्विटी, कुछ डिबेंचर्स में अगर सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। टोटल आपको 1.5 लाख की एग्जम्पशन मिलती है अंडर 80C। देन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड डिडक्शंस आपको 80D में मिलेंगी। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसकी डिडक्शन आपकी वो टोटल इनकम में से माइनस हो जाता है। डिडक्शन का मतलब होता है जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनेगी उसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा अगर आपके पास ऐसी कोई पेमेंट एग्जिस्ट करती है। 80E में आ जाएगा, किसी आपने फंड में, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन की है तो वो 80G में चला जाएगा। 80QQB आपका रॉयल्टी इनकम से रिलेटेड है। 80RRB पेटेंट से रिलेटेड है। सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो 80TTA में, अगर आपको सीनियर सिटीजन हो और आपको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव हो रहा है तो 80TTB, और डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स के लिए 80U। सीवियर डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। आपको याद रखना है कि कौन सी डिडक्शन कौन सी चीज़ से रिलेटेड है। देन इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिस अब हम बात करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टैक्स, जो हमारा इनकम टैक्स है वो हमारे लिए क्या है, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट GST विच इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स जो घुमा फिरा के आपको ही पे करना पड़ रहा है बीइंग अ कस्टमर। ठीक है, जो बनाने वाला है या जो इनकम अर्न करने वाला है उसके ऊपर सीधा टैक्स नहीं लगता। तो डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ द पर्सन। ठीक है, जैसे आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है, जिस पर्सन ने इनकम कमाई उसके ऊपर ही ये उसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बर्डन जो है आप इसका किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स इवेजन पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने टैक्स को इवेड कर सकते हो, कम कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स जो है उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगी और आप इस टैक्स को दूसरों को शिफ्ट नहीं कर सकते। वेराज जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये आपका ऐसे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगेगा जो कि बायर्स ने आपसे कलेक्ट कर लिए हैं। यानी सेलर ने बायर को जब गुड्स दिए, आपके जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इवन इफ अगर आपने 10 रुपए का एक चिप्स का पैकेट भी खरीदा है तो उसके ऊपर भी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। व्हाट डज दैट मीन कि इसके अंदर सारे टैक्स इंक्लूड है। अब टैक्स कौन से इंक्लूड है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं है, वो सभी के सभी कौन से टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग फ्रॉम योर पॉकेट।
ठीक है, अलग अलग पर्सन पे फॉल कर रही है ये। रेट ऑफ टैक्स सभी इंडिविजुअल के लिए सेम रहेगा। टैक्स बर्डन रिग्रेसिव है क्योंकि जो लोग ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस टैक्स से, बट द पीपल हु आर अर्निंग लेस उनके लिए ये टैक्स बहुत मैटर करता है। यहाँ पर टैक्स इवेजन नहीं हो सकती। इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, ये टैक्स आप दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हो। दिस टैक्स इज शिफ्टेड क्योंकि सेलर से बायर पर आ रहा है ये टैक्स। और यहाँ पर जीएसटी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव माने जाते हैं यूजुअली। हायर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट टैक्स के साथ लगती है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डिस्करेज करते हैं कुछ चीज़ों की कंजम्पशन। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लीकर के ऊपर या फिर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे स्मोकिंग के लिए जो आपके पास सिगरेट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाती है सो दैट वो महंगे हो जाएं। और अगर वो महंगे हो जाएंगे तो कम लोग उसको खरीद पाएंगे, है ना। तो द पर्पस बिहाइंड दैट इज टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ दोज पर्टिकुलर गुड्स। टोबैको वगैरह के ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स हाई रेट पर इम्पोज करती है। देन अब जीएसटी के बेसिक्स को समझते हैं। तो जीएसटी जो है इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कंजम्पशन के हिसाब से टैक्स लगेगा। जहाँ पर कंजम्पशन होगी गुड्स की, अगर गुड्स हरियाणा में कंज्यूम हुए हैं तो टैक्स हरियाणा में लगेगा, अगर गुड्स महाराष्ट्र में कंज्यूम हुए हैं तो टैक्स भी महाराष्ट्र में लगेगा। सेल, ट्रांसफर, परचेज, बार्टर, लीज, इंपोर्ट पर भी जीएसटी लगता है। जीएसटी 4 टाइप का है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी जिसको बोलते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड एंड यूजीएसटी मींस यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जीएसटी का सारा पार्ट, मान लो अगर कोई ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हुई है ना, हरियाणा की ही मान लीजिए 2 जो हैं सिटीज़ उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो 2 स्टेट्स के बीच में हो रही है, मान लीजिए हरियाणा और पंजाब के बीच में हो रही है, तो वहाँ पर आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा दैट विल बी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। सेम हैपन्स इन द यूनियन टेरिटरीज। जीएसटी के बेसिक्स, जीएसटी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ टैक्स है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इजी हो गई है क्योंकि जीएसटी के आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं पड़ना, सिर्फ एक ही टैक्स आपको पे करना है। इकॉनमी थोड़ी सी फॉर्मलाइज हो गई है, थोड़ा तरीके से काम अब होने लगा है। कंप्लायंस की कॉस्ट कम है। कंप्लायंस की कॉस्ट इसलिए कम है क्योंकि पहले अलग अलग तरीके के टैक्स थे, उन्हीं को मर्ज कर कर जीएसटी आया था ना। क्योंकि जीएसटी से पहले क्या सिचुएशन थी कि एक प्रोडक्ट का प्राइस एक स्टेट में कुछ और है, दूसरी स्टेट में कुछ और है, क्योंकि हर स्टेट अपने हिसाब से टैक्स रेट्स लगाकर चल रही थी। तो उन सभी टैक्स रेट्स को अबॉलिश करा गया और एक नया टैक्स लाया गया, जीएसटी, अ सिंगल सेंट्रलाइज टैक्स फॉर एवरी प्लेस। ठीक है, तो अब हर जगह जो है वो सिमिलर प्राइस पर गुड्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर सारे टैक्स स्ट्रक्चर्स बंद कर दिए गए और उसकी जगह एक जीएसटी आ गया, तो पहले आपको बीइंग अ सेलर 10 जगह पर रजिस्टर कराना पड़ता था और अलग अलग कंप्लायंसेस को फुलफिल करना पड़ता था। अब वो सब चीज़ें हट चुकी हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी को लेकर कंप्लायंस करनी है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो आपका टास्क यहाँ पर नहीं है। फिजिकल इंटरफेरेंस, जैसे इनकम टैक्स की हम बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स जो है दैट इज पेड इलेक्ट्रॉनिकली नाउ, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी फिजिकल इंटरफेरेंस ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट रिड्यूस की गई है। अब ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन करवा दी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना, जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड एल्कोहलिक लिकर। इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, इनके ऊपर वैट या कुछ और लगते हैं टैक्सेस, जो डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट कैटेगरी है, बट जीएसटी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट, जीएसटी का जो चेयरमैन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपकी चेयरमैन रहेंगी फॉर द जीएसटी। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। जीएसटी काउंसिल एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि डिफाइन करेगी कि किन गुड्स के ऊपर जीएसटी लगेगा और किन गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, और टैक्स पेयर्स जो हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, तो देखिए एक सेलर की मैं बात करती हूँ जो टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, सेलर ने जब गुड्स सेल करे तो गुड्स के ऊपर टैक्स जो है उसने इंक्लूड कर कर गुड्स को सेल किया, यानी कि उसने सेल ऑफ जब गुड्स किया तो उसके ऊपर उसने टैक्स रिसीव किया अलोंग विद द सेल प्राइस। ठीक है, उसने सेल प्राइस के साथ साथ उसके ऊपर टैक्स जो है कस्टमर से रिसीव कर लिया।
वो टैक्स उसके लिए क्या कहलाएगा, वो टैक्स उसके लिए होगा आउटपुट जीएसटी। अब इसी तरीके से इस सेलर ने जब खुद गुड्स परचेज किए होंगे, जैसे रॉ मटेरियल परचेज किया, जैसे कोई मशीनरी परचेज की, कोई एक्सपेंसेस बियर करे, तो इसने भी टैक्स दिया होगा, इसने भी तो पेमेंट इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस की होगी। तो जो पेमेंट इसने बीइंग अ सेलर, मान लो मैं एक सेलर, एक कंपनी मान लेती हूँ एबीसी लिमिटेड, इस एबीसी लिमिटेड ने जब प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया, वो इसके लिए हो गया आउटपुट जीएसटी। इसी एबीसी लिमिटेड ने उन प्रोडक्ट्स को, उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को या कुछ मशीनरी, कुछ एक्सपेंसेस को जब खर्चा किया, तो तब इसने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स खुद भी पेमेंट की थी, वो इसके लिए क्या है, इनपुट जीएसटी। तो बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके पास ऑप्शन है कि जितना टैक्स आपने कलेक्ट किया वर्सेस जितना टैक्स आपने पे किया, आप अपने टैक्स कलेक्टेड में से टैक्स पेड को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। आउटपुट जीएसटी क्या है, दिस इज टैक्स कलेक्टेड, ठीक है, और जो मेरे पास इनपुट जीएसटी है दिस इज टैक्स पेड। तो टैक्स कलेक्टेड में से टैक्स पेड को आप क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। जो डिफरेंस आपके पास आता है वो अब आपने, दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, वो आप क्या कर दोगे, जीएसटी पे कर दोगे। ये कब होगा, जब आपका टैक्स कलेक्टेड इज मोर देन टैक्स पेड। जो आपने लोगों से टैक्स कलेक्ट किया है वो ज्यादा है और आपने जो टैक्स की फॉर्म में पैसा दिया है वो कम है, तो जो डिफरेंस है वो पे कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपका टैक्स पेड ज्यादा था और आपका टैक्स कलेक्टेड कम अमाउंट है, तो जो डिफरेंस बचेगा उसे हम जीएसटी का क्रेडिट बोलते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ये अगले साल आप फिर भी क्लेम कर सकते हो या नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में आप क्लेम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वही क्रेडिट अमाउंट है जो आपने एक्सेसिवली टैक्स पे किया हुआ है और आपको उतना टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ, आप आगे उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जो जीएसटी या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन किसके पास आ रहा है, उसका बर्डन कंज्यूमर के पास आ रहा है, क्योंकि सेलर तो बीच में सारा अमाउंट क्लेम कर कर चल रहा है, जितना भी उसने पे किया वो तो माइनस कर देगा। तो अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स किसके पास आ रहा है, कस्टमर की पॉकेट पर आ रहा है। Then supplier of goods and services, recipient of goods and services, e-commerce operator and government department, इन सबको जीएसटी पे कर कर चलना पड़ेगा। जो पर्सन गुड्स सर्विसेज बेच रहा है, जो पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहा है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं अगर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है तो उनको भी जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जीएसटी को लेकर थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि 20 लाख, दिस इज फॉर सर्विसेज। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो इन ऑल द ऑफ द स्टेट्स, और अगर 10 लाख से ज़्यादा सर्विसेज हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो आपको जीएसटी पे करना है। और अगर मैं गुड्स की सेल की बात करूं तो 40 लाख और 20 लाख जो है वो लिमिट है, ठीक है। तो 40 लाख फॉर एवरी स्टेट एंड 20 लाख फॉर दीज नॉर्थ ईस्टर्न, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के लिए, ठीक है। अब रिवर्स चार्ज एक वर्ड पड़ा है, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। देखिए यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल जो जीएसटी का लेवी का सिस्टम है, सप्लायर है, सप्लायर ने गुड्स सेल करे कस्टमर को, कस्टमर से अलोंग विद सेल ऑफ गुड्स इसने क्या रिसीव करा, जीएसटी रिसीव कर लिया, और जो इसने जीएसटी पे किया था, है ना, इनपुट जीएसटी जिसको भी हमने पढ़ा, वो इसको उसमें से माइनस करता है और जो जीएसटी का डिफरेंस आता है वो गवर्नमेंट को दे देता है, यही होता है। अब कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर जीएसटी लेवी नहीं हो रहा, जैसे एक्सपोर्ट्स वगैरह के केसेस में, तो वहां पर क्या किया जाता है, जो रिसीवर है, जिसने गुड्स को रिसीव किया है, जो बायर है, वो पेमेंट करेगा, लेकिन पेमेंट जीएसटी के बिना करेगा, और जो जीएसटी का अमाउंट है वो किसको पे कर देगा, उस अमाउंट को पे कर देगा गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेटली जो बायर है वो तो जीएसटी दे ही रहा है। नॉर्मल चार्जेस के केस में वो क्या कर रहा है, जीएसटी के साथ पेमेंट कर कर चल रहा है, सेलर अपने आप पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर रिवर्स चार्ज की बात करें जैसे इम्पोर्ट्स वगैरह के केस में, तो वहां पर क्या होगा कि सेलर तो इंडिया का पर्सन है नहीं, तो आप क्या करोगे, रिसीवर जो है वो गुड्स की पेमेंट तो कर देगा लेकिन जीएसटी उसके ऊपर पे नहीं करेगा। जो जीएसटी है वो सीधा गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, बायर ऑफ द गुड्स। लायबिलिटी कब अराइज होगी, अगर आपने पेमेंट रिसीव कर लिया है,
अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है या आपकी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, तीनों में से जो भी इवेंट सबसे पहले होगा उस टाइम आपकी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। जीएसटी रिटर्न उसको पे करनी है जो भी पर्सन जीएसटी के अंडर रजिस्टर है, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर। नॉर्मल सप्लायर है तो मंथली बेसिस पर, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड सप्लायर है तो क्वार्टरली बेसिस पर जीएसटी की रिटर्न पे कर कर चलेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो भी पर्सन टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करते हैं उनको मंथली रिटर्न फाइल करनी है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स जो हैं उनको भी ये रिटर्न्स, जब भी उनकी कोई एक्टिविटी हुई है रिगार्डिंग जीएसटी, तो वो उस टाइम पर रिटर्न फाइल कर कर चलेगी। अगर डिले हो जाती है तो आपकी पेमेंट, तो आपको 18% पर एनम के हिसाब से, यानी लगभग 1.5% पर मंथ आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। और ये आपका जो है इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द नेक्स्ट डे। जीएसटी के एडवांटेजेस समझना आसान है, कंप्लाई करना आसान है, क्योंकि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे तो देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन। अब वो चीज़ें कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुकी हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जीएसटी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, अब आपको टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो भी कंपैरेटिवली कम हो गई है कंपेयरिंग टू द ओल्ड टैक्स सिनेरियोज, तो इकोनॉमिक की ग्रोथ जो है वो फास्टर लेवल पर होगी। सभी टैक्स पेयर्स जैसे कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न, सभी टैक्स पेयर्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल होंगे, तो कंप्लायंस इजी, कंप्लायंस ट्रांसपेरेंट रहती है। टैक्स बेस जो है वो ब्रॉडन हो चुका है और टैक्स कंप्लायंस पहले से बेटर हो चुकी है, तो आपको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मिलने की वजह से भी यू आर ऑन अ इजी लेवल टू पे अप द टैक्स। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, और साथ ही साथ टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। पहले आप अलग अलग टैक्सेस की बात करो तो पहले टैक्स ए लगता था, फिर जो टोटल आता था उसके ऊपर टैक्स भी लगता था, तो टैक्स के ऊपर टैक्स दिया जा रहा था। अब जीएसटी के आने के बाद टैक्स के ऊपर टैक्स कम हो गए, जिस वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है। जीएसटी बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी हैजल है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पहले क्या होता था, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन की जाती थी टैक्सेस के अंडर और पेमेंट हो जाती थी। अब जीएसटी की वजह से ना हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जिस स्टेट में बैंक ऑपरेट कर रहा है उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर सर्विस कंज्यूम होगी वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है जीएसटी के अंदर 50% ऑफ द सेंट्रल वैट जो है वो आपको क्रेडिट मिल जाता है अगेंस्ट द इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, जिसकी वजह से 50% जो है वो आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। असेसमेंट जो है वो थोड़ी सी बॉदरसम है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर स्टेट रेगुलेटर अपनी ब्रांच के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करेगा। अब एक ही केस हो सकता है कि आप अलग अलग स्टेट में लेकर जाओ और अलग स्टेट्स में हर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू। रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर भी इशू रहता है। फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो अकाउंट लिंक्ड है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से जो है वो टैक्स लगाना है, और कई बार आप जो है डिजिटाइज सिस्टम के होते हुए भी करेक्ट स्टेट, करेक्ट एरिया को आप जज नहीं कर पाते हो। नॉन लिंक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, अब कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जैसे एटीएम वगैरह की सर्विसेज हैं, है ना, तो वो नॉन अकाउंट लिंक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है। वहाँ पर भी आप सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन को असेस करते हुए टैक्स कैलकुलेट करते हो, तो थोड़ी सी मुश्किल वहाँ पर भी आती है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेशन। अब एक्शनेबल क्लेम्स वगैरह, अगर कहीं पर कोई क्लेम वगैरह किसी चीज़ का करता है तो वहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन होगी, तो जिसकी वजह से सेंट्रलाइज्ड ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से इसके ऊपर टैक्स लगाएं। और बैंक की कोई ट्रांजेक्शन फीस जो है जीएसटी बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर 18% का जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के लिए कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। आज हमने इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में पढ़ा। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी कंसेप्ट को समझने के लिए। कंपनी मेक्स पेमेंट्स टुवर्ड्स प्रोफेशनल फीस एंड डिडक्ट्स टैक्स बिफोर मेकिंग द पेमेंट। एक कंपनी ने प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करी और टैक्स जो है पेमेंट करने से पहले ही माइनस कर दिया। एक और ट्रांजेक्शन हुई जहां पर सेलर ने कलेक्ट करा टैक्स सेल के टाइम पर, तो आपको ये बताना है कि ये टीडीएस है या टीसीएस है। तो पहली ट्रांजैक्शन तो टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, और दूसरी सेलर ने कलेक्ट करा टैक्स, तो ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक इंडिविजुअल जो है कंसेशनल टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लेता है।
लोअर टैक्स रेट के साथ, लेकिन उसकी वजह से उसके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पशन, मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस जो हैं वो चले जाते हैं। कौन सा प्रोविजन अप्लाई हुआ, तो हमने पढ़ा था फाइनेंस एक्ट 2020 में 115 BAC सेक्शन के अंडर न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन आया था, तो सेक्शन 115 BAC। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज की, जिन कोर्सेज के बारे में मैंने आपको इस सेशन की स्टार्टिंग में बताया। हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द जैब ऑन द गो सीरीज। जैब ऑन द गो एक ऐसी सीरीज जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम छोटे छोटे कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। सो हमारा आज का टॉपिक AFM में कॉस्टिंग मेथड से रिलेटेड रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि कॉस्ट क्या है, देन कॉस्टिंग के मेथड्स क्या हैं, उनके बारे में डिस्कशन आज हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था पीपल अर्निंग मोर इनकम शुड पे हायर टैक्स। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको हायर टैक्स जो है वो देना पड़ता है। हायर टैक्स रेट्स आर चार्ज ऑन देम। इनकम टैक्स ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकम टैक्स फॉलोज द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये दोनों इंटरलिंक्ड भी हैं। यानी कि मेरा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। देखिए, अभी तक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, तो एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपनी जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो बैलेंस शीट है, उन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को एक ट्रू एंड फेयर लेवल पर शो करना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना। बट अगर मैं बिजनेस की मैनेजमेंट की बात करूं, तो बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो कह रही है कि उसके लिए इतनी सी इंफॉर्मेशन ना सफिशिएंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन कम है उसके लिए। उसको डिसीजन लेने के लिए बिजनेस के फाइनेंशियल ऑपरेशंस की कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटेंट क्या चाहता है कि उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा आ रहा है, या एक सर्विस को प्रोवाइड करने का कितना खर्चा आ रहा है, सो दैट डिसीजन जो है वो अच्छे से लिए जा सके। तो ऑन द होल हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एक जो मैनेजमेंट है बिजनेस की, वो इफेक्टिव एफिशिएंट डिसीजंस ले सकती है रिगार्डिंग द बिजनेस। ठीक है, अब कॉस्ट के कंसेप्ट को समझते हैं। तो उसके लिए गुलाटी जी आपके पास आए और उन्होंने बोला कि आईफोन इतने कॉस्टली क्यों हैं। इस बात का जवाब आईफोन के ओनर के पास भी नहीं था। ही सेड कि मेरे को इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एक आईफोन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और उसमें अपना प्रीमियम ऐड कर कर मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉस्ट आईफोन्स जो है वो इतने महंगे क्यों हैं। क्योंकि जो भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल कर आएगी, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट के अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो बिजनेस ऐड करेगा, तभी उससे क्या निकल कर आ सकता है, तभी उससे एक सेलिंग प्राइस जो है वो निकल कर आ सकता है। क्लियर? तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग का मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक सर्विस की कॉस्ट को एसरटेन करना। उस कॉस्ट के अंदर मटेरियल की कॉस्ट इंक्लूड होगी, लेबर की, जिस लेबर ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, इवन डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब है एक पूरा सिस्टम, है ना, एक पूरा सिस्टम। जैसे मान लीजिए एक अमूल है, अमूल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, बी इट घी, बी इट बटर, बी इट मिल्क, बी इट आइसक्रीम, या फिर कुछ ड्रिंक्स बना रहा है ना। तो इसका मंथली फैक्ट्री एक्सपेंडिचर अगर 50 लाख है, तो क्या ये 50 लाख 10 प्रोडक्ट्स जो अमूल बना रहा है सबको इक्वली, या 5 प्रोडक्ट्स जो अमूल बना रहा है सबको इक्वली एलोकेट करना सही रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जानना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग अलग है। नंबर ऑफ वर्कर्स जानने पड़ेंगे एक प्रोडक्ट पे कितने लग रहे हैं, और हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भी अलग है। ऑल्दो अगर मैं अमूल की बात करूं तो सबका बेसिक रॉ मटेरियल तो मिल्क है, लेकिन स्टिल इंग्रेडिएंट्स अलग अलग तरीके के डल रहे हैं, तभी इनकी फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की आ रही हैं। तो रॉ मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जज एसरटेन करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप जो है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हो।
तो यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एलोकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जितने भी एक प्रोडक्ट को लेकर या सर्विस को लेकर कॉस्ट हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स लग रहे हैं उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को यूज में लाने के लिए, उन सब प्रोडक्ट्स को, उन सब कॉस्ट को एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना, फिर हर यूनिट, हर प्रोसेस, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एसरटेन करना, एक्चुअल कॉस्ट को प्रिवेलिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड से कंपेयर करना और बिजनेस की मैनेजमेंट को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना ताकि बिजनेस की मैनेजमेंट एफिशिएंट डिसीजंस ले सके रिगार्डिंग द बिजनेस। क्लियर? कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो क्या फायदा है कॉस्ट अकाउंटिंग का? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट है कि आपको प्रोडक्ट और सर्विस का जो प्राइस है, प्रोडक्ट और सर्विस का जो प्राइस है, आप उसको डिसाइड इजीली कर पाते हो। बिकॉज अगर मैं बात करूं, मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को पता चल गया, ठीक है, मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पता चल गया, तो जैसे ही मुझे एक प्रोडक्ट का ये पता चल गया कि इसको बनाने पे मेरा कितना खर्चा आ रहा है, मैं उस कॉस्ट के ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऐड करूंगी और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद आई विल डिसाइड what is the selling and what should be the selling price of this particular product। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर सकते हैं। देन किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना या किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, वो डिसीजन भी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर ही लिया जाता है। जब मुझे पता चल रहा है कि ओवरऑल एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट मुझे कम पड़ सकती है अगर मैं थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ा दूं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मुझे अचीव हो जाएगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मटेरियल या अदर रिसोर्सेज की वेस्टेजेस को रिड्यूस करना। देन रिसेशन या इंटेंस कंपटीशन अगर मार्केट में है तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज भी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से बन सकती है, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आप इस कंपटीशन को तभी बीट कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट जो है आपको सस्ते में पड़ेगा, है ना। अगर आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो, देन ओनली यू कैन रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन्स एंड दस द सेलिंग प्राइस विल बी लेस देन द कॉम्पिटिटर्स, और आप कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस की इन्वेंट्री की मैनेजमेंट जो है वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से की जा सकती है, और एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट को एस्टिमेट तभी किया जाएगा जब एक्चुअल कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो पाएगी। कॉस्ट के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो नेचर के बेस पर हमारे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल का मतलब है जो भी मटेरियल इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई, जैसे मान लीजिए अगर आप एक चेयर बना रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ चेयर, तो चेयर बना रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई जो वुड लग रही है उस चेयर को बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आपके पास ग्लू भी होगी, है ना, आपके पास नेल्स भी होंगे जिसकी हेल्प से आप उसको फिक्स कर रहे हो चेयर्स के अलग अलग पार्ट्स को। तो वुड जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है जो इसी चेयर में यूज हो रही है, एक स्पेशल क्वालिटी वुड, मान लो ए कैटेगरी की, ए प्लस कैटेगरी की कोई वुड है जो सिर्फ चेयर को बनाने में आप यूज कर रहे हो। लेकिन ग्लू, नेल्स, ऐसी जो चीजें हैं वो और भी प्रोडक्ट्स में यूज हो रही है, तो दैट इज द इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्टली जो लेबर इस चेयर को लगाने बनाने में लगी है ना, लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन मेकिंग द चेयर। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड आपके बिजनेस के बाहर खड़ा है, आपकी फैक्ट्री के बाहर खड़ा है जो सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड तो और भी चीज़ों को सिक्योर कर रहा है ना, वो खाली एक चेयर की मेकिंग को थोड़ी कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सुपरवाइजर की कॉस्ट भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं उस चेयर पर, वेयर एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके डायरेक्टली उस चेयर पर एट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते, यानी कि जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस आपके हो गए, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। क्लियर? अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे बात करूं तो 3 टाइप की कॉस्ट हुई, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं चलेगी, विच डू नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो, फिक्स कॉस्ट एक लेवल तक सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी है जो कि डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी।
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एंड देन कम्स द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड और कुछ पार्ट वेरिएबल होगा, है ना। तो जैसे अगर चेयर की ही मैं बात करूं तो जो मेरी फिक्स कॉस्ट है, वो मेरे पास क्या होगी यहाँ पर, जैसे रेंट है बिल्डिंग का, ये चेंज नहीं होगा, है ना, ये तो सेम ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो, मान लीजिए अगर मैं वुड की ही बात करूँ तो जो वुड की कॉस्ट है वो वेरिएबल है। अगर मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगी तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, है ना, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसलिए मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन आउटपुट। और सेमी वेरिएबल ऐसी जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड और कुछ पार्ट वेरिएबल रहता है। कॉस्ट यूनिट की बात करते हैं, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एज सेट है। मतलब कॉस्ट जिस भी यूनिट के लिए आप मेजर कर रहे हो वो आपके लिए क्या है, कॉस्ट यूनिट है। कॉस्ट यूनिट्स जो हैं दे आर सिलेक्टेड फॉर कॉस्टिंग पर्पस, और ये जो है फिजिकल मेजरमेंट्स में रहते हैं। जैसे शुगर है तो शुगर टन्स में होगा जो उसका कॉस्ट यूनिट है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो किलोमीटर्स में होगा, रेस्टोरेंट्स हैं तो पर यूनिट आपकी जो चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे, कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी है तो पर पैकेट आपसे चार्ज लिया जाएगा, केमिकल और कंपनी है, रिफाइन ऑयल रिफाइनरी है तो वहाँ लीटर वगैरह में आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। देन कम्स द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है, जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जहाँ पर कॉस्ट ट्रैक की जाती है, ठीक है। इसके दो टाइप के कॉस्ट हो जाएंगे, दो टाइप के कॉस्ट सेंटर हो जाएंगे आपके पास। एक प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर जो कि प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जा रहा है, एक अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर जैसे सपोर्ट सेंटर्स जो होते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट सेंटर्स आपके अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर्स में आ जाएंगे। तो कॉस्ट सेंटर क्या होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट फॉर विच सेपरेट कॉस्ट एलोकेशन कैन बी मेड। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स की कॉस्टिंग मेथड्स के। तो सबसे पहले आ गया जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जैसे कस्टम बेस्ड ऑर्डर्स होते हैं तो हर कस्टम ऑर्डर की अलग कॉस्टिंग होती है ना, तो जॉब के हिसाब से कॉस्टिंग होगी तो जॉब कॉस्टिंग कहा जाएगा उसे, ठीक है। जैसे कि आपने इसमें आ जाएगा कस्टम मेड ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक सोफा सेट बनवाया, तो आपने जो सोफा सेट आपको कस्टमाइज कर दिया गया, आपने बोला कि मुझे 7 सीटर चाहिए विद मुझे ऐसी बैक चाहिए, ऐसा मुझे उसका टेबल चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आपके काम की स्पेसिफिक एक कॉस्ट एसरटेन की जाएगी, वो उनका रूटीन का काम नहीं है, अलग अलग जॉब्स को लेकर अलग अलग कॉस्टिंग होगी, तो वो जॉब कॉस्टिंग है। नेक्स्ट इज द बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या है, जब सिमिलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, सेम प्रोडक्ट्स का अगर एक बैच बनेगा तो उसे क्या बोला जाता है, बैच कॉस्टिंग। पहले कंप्लीट बैच की कॉस्ट एसरटेन की जाती है, उसके बाद हर एक यूनिट ऑफ द बैच की कॉस्ट एसरटेन की जाती है। कंप्लीट कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। फिर आ जाएगी ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग का मतलब क्या है, ऐसी कॉस्टिंग जो कि प्रोसेस की, जो हमारा कॉस्टिंग का कंप्लीट प्रोसेस है उसके हर ऑपरेशन की कॉस्ट को अलग अलग एसरटेन किया जा रहा है, अलग अलग कैलकुलेट किया जा रहा है। देन प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पर एप्लीकेबल होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होती है जहाँ पर एक प्रोडक्ट ना अलग अलग जो है प्रोसेसेस से होकर निकलता है। जैसे कि मान लो ऑयल रिफाइनरी है ना, तो ऑयल रिफाइनरी के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है, तो हर प्रोसेस अपने आप में एक कंप्लीट स्टेप है, और एक प्रोसेसिंग यूनिट का जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट का इनपुट होगा, ठीक है। तो ऑयल रिफाइनरी, केमिकल इंडस्ट्री, सोप मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब जगहों पर प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है। देन इज सिंगल एंड यूनिट कॉस्टिंग। सिंगल एंड यूनिट कॉस्टिंग क्या होगी, एक ऐसी कॉस्टिंग, एक ऐसी कंपनी जो सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो वहां पर यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग लगेगी। जैसे मान लो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ब्रिक मेकिंग है, माइनिंग है, शुगर है, सीमेंट है, ये सब सिंगल या यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग में आएंगे। देन सर्विस कॉस्टिंग, ऐसे बिजनेसेस के लिए जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज के लिए जैसे हॉस्पिटल्स हो गए हमारे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हैं, टेलीफोन सर्विसेज हैं, यहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उनकी सिंगल प्रोडक्ट की जब सर्विस निकाली जाती है तो वो सर्विस कॉस्टिंग बन जाती है। कंपोजिट कॉस्टिंग। कंपोजिट कॉस्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कॉस्टिंग है, जहाँ पर आपके पास टोटल कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए आप कंपोनेंट की कॉस्ट, इट इज एसरटेन बाय कंप्यूटिंग कंपोनेंट
component cost for various relevant methods of costing are used. तो अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स को यूज कर कर आप जब एक कंपोनेंट की कॉस्ट निकालते हो तो वो कंपोजिट कॉस्टिंग होगी। जैसे मोटर व्हीकल्स के अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग तरीके से कॉस्टिंग की जाती है, एयरक्राफ्ट है, मशीन टूल है, लोकोमोटिव्स है, ऐसे ऐसे जो एग्जांपल्स है। कॉस्टिंग की टेक्निक्स जो हैं, अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग टेक्निक्स है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होगी? ऐसी कॉस्टिंग जहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होगी जहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करोगे, डेविएशंस निकालोगे और डेविएशंस के रीजन ढूंढोगे। मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी रहेगी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट की कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगी। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जहाँ एक ही टाइप का कॉस्टिंग जो है वो पूरे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा। डायरेक्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी इसी तरीके से चलेगी। एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है जहां पर आप एक्टिविटीज के बेसिस पर आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हो, ABC, तो वहां पर आप प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग अलग अलग तरीके से निकालते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा? कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग कितने अच्छे से करनी है उसके बारे में हमें बेटर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग की जाएगी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी, स्टैंडर्ड अप्रोच देते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग को अकाउंटिंग में यूटिलाइज करना है, और इंडियन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट्स और लॉसेस निकाल रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पर हर यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग निकाली जाती है हर प्रोडक्ट की, कि आपको आपका प्रोडक्ट ए प्रॉफिटेबल है, प्रोडक्ट बी आपका लेस प्रॉफिटेबल है, इस तरीके से। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो करना ज़रूरी है एज पर द कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। बट कॉस्ट अकाउंटिंग आप वॉलेंट्री बेसिस पर कर कर चलते हो। अदरवाइज कुछ ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आपके लिए कंपल्शन है, अदरवाइज यू आर डूइंग इट ऑन वॉलेंट्री बेसिस फॉर योर ओन पर्पस। यहाँ पर पर्पस है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर कर। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स हैं उनको बनाने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम डेली बेसिस पर भी बना सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ज़्यादातर एनुअली ही बनाई जाती है। ज़्यादातर ट्रांजेक्शन इंटरनल, ज़्यादातर जो हमारा कंसर्न रहेगा वो इंटरनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रहेगा, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से कंसर्न, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रहेगी। एस्टिमेट्स के यूज़ की बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बजटरी कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल फिगर्स से डील किया जाता है, तो वहाँ पर एस्टिमेट्स का यूज़ नहीं होता। देन इज यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट्स निकाला जाता है और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर कर सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है। जैसे ब्रिक मेकिंग, माइनिंग, शुगर, सीमेंट, इन सब इंडस्ट्रीज में यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग लगती है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर डिटेल्ड कॉस्ट जो है वो प्रोवाइडेड होती है। डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट यहाँ पर मेंशन होती है। इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मटेरियल, लेबर, ऐसे एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं, और आइटम्स जैसे कि टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाती, बिकॉज हमारा यहाँ पर्पस सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना है। तो यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग आपकी कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल रहेगी? एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पर सिंगल आर्टिकल बनाया जा रहा है लंबे स्केल पर, लार्ज स्केल पर, जहाँ आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और 2 या 2 से ज़्यादा ग्रेड के प्रोडक्ट्स आपके बनाए जा रहे हैं, दैट इज यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। देन कम्स जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जो है एक ऐसी कॉस्टिंग होगी जहाँ पर ईच यूनिट ऑफ बैच जो है वो अलग अलग यूनिट और बैचेस से बनाया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट, शिप बिल्डिंग, फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर, ऑटोमोबाइल, ये सब क्या है? आपकी जॉब कॉस्टिंग है, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड आपकी सर्विसेज चलती हैं, जहाँ पर आपका डिपेंड करता है आपकी जॉब किस तरीके की है। हर जॉब की एक अलग कॉस्ट होती है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के केस में क्या होता है कि हर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके से चलता है ना, तो हर एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अगर अलग तरीके से चलता है तो उनकी
कॉस्टिंग भी अलग अलग तरीके से की जाती है। जॉब कॉस्ट कार्ड और शीट्स की अगर मैं बात करूं तो जॉब कॉस्ट कार्ड को यूज किया जाता है ताकि हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब मेंशन कर सके। मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और कॉस्ट कंट्रोलिंग में भी हेल्प कर कर चलता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की यहाँ पर बात की हुई है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, जो डायरेक्टली मटेरियल यूज किया हुआ प्रोडक्शन में। लेबर डायरेक्ट की कॉस्ट क्या होगी? जो भी लेबर आपकी इंक्लूडेड है, इसमें ओवर टाइम, फ्री टाइम यानी आइडियल टाइम, शिफ्ट के चेंजेस, सब कुछ मेंशन किया जाता है। ओवरहेड कॉस्ट जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे जैसे जॉब अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करती जाती है, कंप्लीशन के कोर्स को फुलफिल करती रहती है, तो उसकी ओवरहेड की कॉस्ट भी यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, फिक्स्ड और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भी कुछ कॉस्ट को डाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिसाइडेड परसेंटेज। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज होगी, है ना, जैसे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, शिप बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपकी यूज होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऐसे होती है कि देखिए यहाँ पर ना बहुत बड़ी जॉब्स होती है जिनको ना टाइम बहुत लगता है कंप्लीशन में, है ना। जब आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है और उसका जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है, 1 साल से ज़्यादातर ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पर हर एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉस्ट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है और अलग अलग उनकी कॉस्ट को एज सर्टेन किया जाता है। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो देखिए, जॉब कॉस्टिंग ऐसी कॉस्टिंग है जो कॉन्ट्रैक्टर की वर्क प्लेस पर होगी, है ना। जैसे मैंने चेयर, फर्नीचर, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं कस्टमाइज फर्नीचर बनाती हूँ। अगर मैं कस्टमाइज फर्नीचर बनाती हूँ तो वो मेरी जॉब कॉस्टिंग है, क्योंकि वो मुझे अपने ही वेयर हाउस, अपनी ही फैक्ट्री में काम करना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मेरी साइट हर बार अलग होगी। अगर मैं ब्रिजेस बना रही हूँ तो जहाँ पर ब्रिज बनेगा मेरा बिजनेस उठकर वहां चला जाएगा, एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रहेगी। जॉब कॉस्टिंग छोटे साइज की होती है ज़्यादातर और कम टाइम लगता है इसके एग्जीक्यूशन में, वेराज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बड़े साइज की होती है और यहाँ पर इसकी एग्जीक्यूशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आती है, क्योंकि इनडायरेक्ट जो ऑफिस वगैरह के एक्सपेंसेस है वो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होते ही नहीं, है ना। एक से ज़्यादा कॉस्ट यूनिट यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट को एक ही कॉस्ट यूनिट हम मानकर चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स प्राइस होते हैं जहां पर टोटल अमाउंट जो है वो हर चीज पूरे कॉन्ट्रैक्ट का इंक्लूडेड होता है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर कॉस्ट के साथ साथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अलग से ऐड किया जाता है। कुछ टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल के लिए पेमेंट की जाती है और जितना टाइम वो देते हैं, जितना टाइम वो डिवोट करते हैं प्रोडक्शन में या कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट में, उतनी उनको साथ साथ कॉस्टिंग उनकी दे दी जाती है फॉर द आर्ली वेज। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज उन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है जहां पर प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई है। आपने एक प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने का आपका वादा हो गया किसी के साथ, है ना, और प्राइजेस ऑफ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा जो है वो चेंज हो गए। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट के जो प्राइजेस हैं उनको आप रिवाइज कर कर चलते हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्टिंग में ही एस्केलेशन क्लॉज के बारे में बात हो जाती है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है उसमें कॉस्टिंग बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टर कैन एस्केलेट, कैन चेंज द प्राइजेस, है ना। तो सुटेबली उसके प्राइजेस को एडजस्ट कर दिया जाता है। प्रॉफिट टू डेट ऐसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, जहां पर एक जो प्रोसेस है, प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पर होती है जहां पर आपको छोटे छोटे प्रोसेसेस के थ्रू आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट होती है। एक प्रोसेसिंग यूनिट का जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट का क्या बन जाता है? इनपुट बन जाता है। वो आपके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो कहाँ कहाँ लग सकती है? जहां पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो अलग अलग कॉस्ट एट्रीब्यूशन किया जा सकता है। एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके बहुत सारे फीचर्स हैं और अलग अलग फीचर्स के अलग अलग यूजेस हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट यूज़ की जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्ट और फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्ट जो है वो यूज़ की जाती है।
बैच कॉस्टिंग की हम बात कर चुके हैं, जॉब और प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, बैच कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग जहाँ पर जो है आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कॉस्टिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस कॉस्टिंग में वो हमारा यूज किया जाता है। हमारी कॉस्ट सर्विसेज से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड हमारी कॉस्ट यहाँ पर नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको गुड्स नहीं दे रहे हैं। सो आज वाला कंसेप्ट जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी मेजर्स कॉस्ट पर किलोमीटर वाइल अ फैक्ट्री डिवाइड्स इट्स ऑपरेशन इनटू डिपार्टमेंट्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल। अब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर कॉस्ट पर किलोमीटर ले रही है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या कर रही है, कॉस्ट यूनिट की बात कर रही है यहाँ पर। और जो फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री अपने ऑपरेशंस को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है, यानी ये कॉस्ट सेंटर है ना। कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर पढ़ा था, तो फर्स्ट कॉस्ट यूनिट है और सेकंड क्या है मेरे लिए, कॉस्ट सेंटर है। Second is a construction company undertakes a large project that takes more than 1 year to complete and maintains a separate cost accounting for it. Construction company है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द कोर्सेज, जिन कोर्सेज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग। हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द JIB ऑन द गो सीरीज। ऑन द गो सीरीज एक ऐसी सीरीज जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा AFM में लेक्चर नंबर 35 है, विच इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल। हैं आज के टॉपिक से, विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी टाइप ऑफ कॉस्टिंग है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट को एक एस्टिमेटेड या स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब हम लोग जब कॉस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं, उस टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट का एक एस्टिमेट निकाल रहे हैं कि लगभग एक यूनिट को बनाने में मान लो इतना खर्चा आएगा। और जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट को बाद में कंपेयर किया जाता है और इनके डिफरेंसेस यानी वेरिएंसेस को निकाला जाता है। देन डिफरेंसेस की बात अगर करें तो डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए पॉसिबल एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि बिजनेस की इनएफिशिएंसीज, ताकि बिजनेस की वेस्टेजेस को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सिंपल है क्योंकि वेरिएंस को एसरटेन करना है। जैसे ही हम वेरिएंस को एसरटेन या कैलकुलेट करते हैं, हम मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हैं टू लोकेट एंड एलिमिनेट द सोर्सेज ऑफ इनएफिशिएंसीज एंड वेस्टेज। यहाँ पर अथॉरिटी को डेलीगेट करना, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना कंपैरेटिवली सिंपलर प्रोसेस रहता है। साथ ही साथ जब स्टैंडर्ड्स हम लोग सेट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग स्टाफ, जो वर्किंग स्टाफ है, उसके लिए एक बेंचमार्क सेट हो जाता है दैट दे हैव टू परफॉर्म दिस मच लेवल कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। जो उनसे एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स को अचीव करें, देन सो दे शो अ ग्रेटर एफिशिएंसी व्हाइल परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हम सेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमें उम्मीद है कि लगभग इतने प्राइस में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर कर हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट का एक प्राइस इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि जनरल स्टैंडर्ड्स जिन्हें आप कह सकते हैं। ये बेसिक स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। ठीक है, पास्ट डेटा के बेसिस पर ये एक जेनेरिक स्टैंडर्ड्स जो हैं बनाए जाते हैं। ठीक है। देन कम्स आइडियल स्टैंडर्ड। ये एक परफेक्ट सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि बिजनेस की जो कंडीशंस हैं वो क्या है, परफेक्ट हैं। ठीक है, कि बिजनेस की जो कंडीशंस हैं वो परफेक्ट हैं, कोई भी वेस्टेज नहीं है बिजनेस में, कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं है, नो इनएफिशिएंसी एंड नो वेस्टेज इज देयर इन द बिजनेस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स जो है ये थोड़े से अनअचीवेबल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं बिकॉज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिना वेस्टेज के काम नहीं हो सकता, एकदम परफेक्ट सब कुछ बिजनेस में नहीं हो सकता। तो थोड़े से अनअचीवेबल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये होते हैं, ये एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बाहर होते हैं। वेराज जो करंटली अवेलेबल स्टैंडर्ड्स हैं या करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स भी आप इनको बोल सकते हो, ये काफ़ी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बनाए जाते हैं। दीज आर अचीवेबल एज
वेल, और ये स्टैंडर्ड्स सभी कंडीशन सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि बिजनेस में इनएफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, बिजनेस में वेस्टेज भी हो सकती है, और बिजनेस में किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो की जा सकती है, कैसी परफॉर्मेंस बिजनेस कर रहा है, उसके बेसिस पर ही ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट किसकी किसकी निकालते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ऑफ डिफरेंट ओवरहेड्स। प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना, बजट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट का मार्जिन निकालना भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से सुटेबल रहता है। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट को सेग्रीगेट कर रहे हैं, एसरटेन कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर कर चल रहे हैं। जहां जहां पर हमें वेरिएंसेस नजर आ रहे हैं, जहां जहां पर हमें वेस्टेज या इनएफिशिएंसीज नजर आ रही हैं, तो उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लिए जाते हैं। अब जब हम अलग अलग कॉस्ट कंपोनेंट्स के वेरिएंसेस को फाइंड आउट करते हैं तो वेरिएंसेस को रिमूव करना, वेरिएंसेस को रिड्यूस करना भी हमारा एक मोटिव रहता है। वेरिएंस को एनालाइज करना, वेरिएंस को एसरटेन करना कि उसको वेरिएंस आने के कॉजेज क्या हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड्स कॉस्टिंग। उसके बाद अगर हमें लगता है कि जो हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा रखी है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ऑफ कॉस्ट, ऑफ प्राइस, ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम, अगर वो स्टैंडर्ड्स हमें लगते हैं कि वो अनरियलिस्टिक हो रहे हैं कंसिडरिंग द करंट मार्केट सिनेरियो, तो उन्हें रियलिस्टिक बनाने के लिए भी एफर्ट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाएगी। इसमें दो चीजें कैलकुलेट होंगी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या होगा, जहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में लगेगा, उसको सेट किया जाता है। मटेरियल्स प्राइस से हमारा क्या मतलब है कि जो हमने मटेरियल यूज किया है उसका पर यूनिट प्राइस कितना है, दैट इज द मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। लेबर को लेकर स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम एंड लेबर रेट स्टैंडर्ड यहाँ पर इंक्लूडेड है। स्टैंडर्ड लेबर टाइम मतलब कि एक लेबर को कितना टाइम लगेगा पर यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए, यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर को कितना टाइम लगेगा। एंड देन क्या वेज रेट हमने एस्टिमेट किया है जो हम अलग अलग लेबर ग्रेड्स को प्रोवाइड करवाएंगे फॉर डूइंग द टास्क ऑफ प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड की फॉर्म में हो सकती है। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट्स जो हैं वो हर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए एसरटेन किए जाएंगे और फिर अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अप्लाई किए जाएंगे। कुछ और कॉस्ट जैसे कि एडमिन कॉस्ट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इनको भी पास्ट डेटा के बेसिस पर स्टैंडर्डाइज किया जाता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको पता है कि सेल प्राइस को डिटरमाइन करना, कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर बेस्ड सेल प्राइस को डिटरमाइन करना, कॉम्पिटिटर का प्राइस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को देखकर सेल प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बनाया जाता है। देन इज व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस, तो हम बार बार बात कर रहे हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है, वेरिएंस है। कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमें एक बेस प्रोवाइड करवाता है। वेरिएंस हम अलग अलग जो है अलग अलग जो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं उनके वेरिएंसेस हम निकाल सकते हैं, विच इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में दो वेरिएंस आ जाएंगे, अभी जैसे हमने बात की मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो क्यों आएगा, इट विल कम ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल की एस्टिमेटेड और मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा। अब इसका रीजन क्या हो सकता है इन्फ्लेशन हो गई हो कि आपने जब प्राइस एस्टिमेट किया तब आपने इतना हाई जो है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर मटेरियल आपने एस्टिमेट नहीं किया, इन्फ्लेशन आ गई, महंगा प्रोडक्ट मिलने लग गया, आपने कॉस्ट इफेक्टिव सोर्सेज से प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपने बल्क परचेजेस कर कर ट्रेड डिस्काउंट अवेल नहीं किया, आपको एमरजेंसी परचेजेस करनी पड़ी शॉर्ट नोटिस पर जो आपको महंगी पड़ी, और कई बार एक फेवरेबल वेरिएंस भी आ जाता है, मतलब कई बार आपकी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम भी हो सकती है, तो हो सकता है आपने इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल खरीद लिया हो जिससे आपकी एक्चुअल कॉस्ट कम आ गई हो। देन इज द मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यहाँ पर जो है डिफरेंस आपका एस्टिमेटेड और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल में आएगा। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल में एस्टिमेटेड और एक्चुअल लेवल पर अगर डिफरेंस आएगा तो वो मटेरियल यूसेज वेरिएंस होगा। इसके रीजंस क्या है, इन्फीरियर क्वालिटी, थेफ्ट,
पिल्फरेज, उसके अलावा वेस्टेज बढ़ जाना ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग, आप स्टैंडर्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, फिनिश गुड्स की क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपने एनवीसेग नहीं किए थे। लेबर रेट वेरिएंस मतलब कि जो एक्चुअल वेज आप पर आर पे कर रहे हो और जो आपने स्टैंडर्ड वेज पर आर एस्टिमेट की थी उसके बीच में डिफरेंस। इसका रीज़न ये हो सकता है कि कोई नया वेज एग्रीमेंट आ गया हो जिसमें लेबर ने हाई लेबर चार्जेस की डिमांड की हो, आपने स्किल और अनस्किल लेबर का जो मिक्स बनाया है उन उसमें आपका एस्टिमेशन गलत हो गया हो। लेबर टाइम वेरिएंस, जिसको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोलते हैं, एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम के बीच में डिफरेंस टू मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस वन यूनिट। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं था, लेबर को टाइम ज़्यादा लगा प्रोडक्शन कंप्लीट करने में, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया, लॉन्गर रूट फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज हो गया, नया टूल नई मशीनरी आ गई जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में चेंजेस आ गए, एक्चुअल और एनवीसेग्ड स्किल्स डिफरेंट है, नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस है, या फिर जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ने ध्यान से अपना काम नहीं किया, सुपरवाइजर ने सुपरविजन अच्छे से नहीं करी जिस वजह से लेबर ने उसका बेनिफिट उठाया और टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया टू डू द पर्टिकुलर टास्क। ओवरहेड वेरिएंसेस वेरिएबल और फिक्स लेवल पर हो सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस वो होंगे जब एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर आर और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर आर में फर्क आ रहा है, वेयर एज जो वर्किंग आवर्स हैं वो आपके सेम है। वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कब आएगा? जब आपके स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर आर में फर्क है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड में फ़र्क है। ये जो वेरिएंस है ये एक मिसलीडिंग रिजल्ट दे सकता है बिकॉज एक एरिया का हम ओवरऑल देख रहे हैं ना, तो एक एरिया में इंक्रीज दूसरे एरिया के डिक्रीज से ऑफसेट हो सकता है ना। और इसके कॉजेज क्या हैं? प्राइजेस बढ़ जाना, सुपरवाइजर की सैलरी बढ़ जाना, एडिशनल आपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल हैं, वो हायर कर लिए हैं जिस वजह से यहाँ पर डिफरेंसेस आ सकते हैं। वेरिएंस की अकाउंटिंग सिस्टम का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, आप यूजुअली इन तीनों में से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लेते हो टू अकाउंट फॉर द वेरिएंसेस। या तो आप वेरिएंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हो, या फिर आप फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस या कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में इन्हें एलोकेट कर देते हो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन, ठीक है। और या फिर आप इसको रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। अगर आपके पास पॉजिटिव वेरिएंसेस आते हैं तो आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर कर चलते हो और इनको नेगेटिव वेरिएंसेस के अगेंस्ट फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट कर देते हो। वेरिएंसेस को रिपोर्ट कैसे करना है? तो देखिए, वेरिएंसेस की रिपोर्ट आपको मैनेजमेंट को देनी है, ठीक है। सिर्फ नेट रिजल्ट्स के बारे में आपको नहीं बताना है, बट आपको क्लियरली मेंशन करना है कि वेरिएंस फेवरेबल है, वेरिएंस एडवर्स है, और फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस को आपको सेपरेटली मेंशन कर कर चलना है। रिपोर्टिंग आपकी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए ताकि फर्दर वेरिएंसेस में इंक्रीज ना आए। हर कॉस्ट सेंटर के वेरिएंस को आप करेक्टली जो है सेपरेटली आप रिपोर्ट करेंगे। अगर वेरिएंस आपने गलत कॉस्ट सेंटर में एट्रीब्यूट कर दिया या किसी कॉस्ट सेंटर के साथ मर्ज कर दिया तो उसकी वजह से जो ओवरऑल रिपोर्ट है वो हो सकता है एक मिसलीडिंग रिजल्ट प्रोवाइड करवाए, और मिसलीडिंग रिजल्ट मतलब मिसलीडिंग डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट आप ही की वेरिएंस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। मैनेजमेंट उसी वेरिएंस रिपोर्ट के हिसाब से ही क्या कर रही है? डिसीजंस ले रही है। जो फॉर्म ऑफ रिपोर्ट है वो जैसी मैनेजमेंट की नीड है, जैसी मैनेजमेंट की प्रेफरेंस है, उस हिसाब से ही रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जानी चाहिए। नाउ कम्स मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पर वन एडिशनल यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर कितना खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा है वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है उन्हें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कॉस्ट रिपोर्टिंग दोनों ही फंक्शन इन्वॉल्व हैं। माइनर कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट को हम सेग्रीगेट कर देते हैं इनटू द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल देते हैं। ठीक है। फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाता, वेयर एज इट इज चार्ज टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड डायरेक्टली। और किसी भी प्रोडक्ट का मार्जिनल कंट्रीब्यूशन जो है वो आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए उसको आप यूटिलाइज करोगे। माइनर कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है, आपको सेल प्राइस डिसाइड करने का एक अच्छा जो है बेसिस मिल जाता है। जो भी डेटा मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है उसको रिट्रीव करना आसान है, रेगुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से डेटा मिल जाता है। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हमें पता चल जाएगी। हमें उस पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से नीचे तो हमारा बिजनेस जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता, है ना। अगर इस पॉइंट से नीचे जाता है हमारा बिजनेस तो वो लॉसेस हो जाएंगे, अगर इससे ऊपर रहता है तभी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स का अप्रेजल, बिजनेस सेगमेंट्स का अप्रेजल करवाना जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से आसान हो जाएगा। इफेक्टिव प्लान्स बनाए जा सकते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग के, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग काफ़ी हेल्पफुल रहता है। माइनर कॉस्टिंग की अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करना इतना आसान नहीं है, और ना ही फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को लेकर जो एजम्पशन बुक्स में है वो इतनी रियलिस्टिक है कि वेरिएबल और फिक्स्ड को अलग अलग किया जा सके। दैट इज नॉट दैट इजी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक हो जाती है क्योंकि यहाँ फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं किया जाता। ठीक है। सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो माना जाता है कि वो सेम है, जबकि इन रियल सेल प्राइस कभी भी सेम नहीं रह सकता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और लॉन्ग टर्म के लिए माइनर कॉस्टिंग से ज़्यादा जो दूसरे मेथड्स हैं जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वगैरह वो ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, जहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट जो कि इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन बढ़े या घटे उससे फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर एज जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन से लिंक्ड है। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन में इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेल्स जो सेल प्राइस है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एक फर्म अगर थर्मोमीटर्स मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी फिक्स कॉस्ट गिवन है हमारे को, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, सेल प्राइस इज 160 पर यूनिट, और ड्यूरिंग द ईयर उसने 3000 थर्मोमीटर सेल किए हैं। तो हमें प्रॉफिट निकालने को बोला है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा सेल प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस सॉरी माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो सेल प्राइस आपका कितना है 160, नंबर ऑफ यूनिट्स आर 3000, माइनस आपकी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, प्लस वेरिएबल आपकी 120 है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 3000 है। तो ये 4,80,000 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, दिस इज 360। तो मेरे पास प्रॉफिट जो है वो आ गया है, प्रॉफिट आपके पास 20,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट इज 20,000 रुपीज। क्लियर। आगे चलते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस अभी हम बात कर आए हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। अगर कोई भी एक्टिविटी बिलो द ब्रेक इवन लेवल होगी तो कंपनी जो है वो लॉसेस करेगी, वाइल अगर इसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट्स में डील कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट 2 लाख दी हुई है, सेल प्राइस पर बल्ब इज 60 एंड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट इनपुट्स जैसे मटीरियल लेबर यूटिलिटीज आपको 40 दी हुआ है। तो ब्रेक इवन जो है लेवल आपको निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रहता है, मेरा फॉर्मूला रहता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है 2 लाख, एंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं पहले,
कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स 60 है, वेरिएबल कॉस्ट 40 है, यानी कि मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 20 आ गया। तो मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ जाएगा, 10,000 यूनिट्स आ जाएगा। और अगर मनी की टर्म्स में बात करें, यानी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस की मैं बात करूं, तो वो हो जाएगा 10,000 यूनिट्स इंटू 60, यानी कि 6 लाख रुपीज इज द ब्रेक इवन पॉइंट। देन इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए, टर्म लोन्स जब बैंक्स देते हैं हमें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें टर्म लोन देते हैं, तो वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करते हैं। हमें मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी का पता चल जाता है कि जिससे नीचे तो बिजनेस अफोर्ड ही नहीं कर सकता ऑपरेट करना। साथ ही साथ बिजनेस की मैनेजमेंट जब इंसेंटिव्स प्लान करती है, इंसेंटिव्स को बनाती है, तो उसे भी एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से प्रॉफिट के ऊपर इंक्रीज प्रोडक्शन का इम्पैक्ट आएगा। अलग अलग प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है डिसाइड कर सकती है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट कि क्या हमें फर्दर प्रोडक्शन करनी चाहिए या फिर हम इस प्रोडक्शन को या इस प्रोसेस को आउटसोर्स करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल रहता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। देन कम्स द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, कंट्रीब्यूशन और सेल्स की रेशो को हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कहते हैं। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने के लिए, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का यूज करते हैं। फॉर्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ यूनिट प्राइस, यूनिट सेल्स प्राइस इज 160 एंड वेरिएबल कॉस्ट 120 है, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन फॉर अस विल बी 40। ठीक है, और अगर मैं पीवी रेशो की बात करूं तो पीवी रेशो हो जाएगी 40 बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 25% मेरी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ब्रेक इवन लेवल से कितना ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हो। द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड सेल्स यू आर थिंकिंग ऑफ और ब्रेक इवन सेल्स, वो आपके पास क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो एस्टिमेटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल बाय एस्टिमेटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मुझे निकालना हो तो एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है, 110, ब्रेक इवन सेल्स 70 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 40 बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कुछ 36.36% के आसपास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी आ जाएगी इन द परसेंटेज टर्म्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जा रहा था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जिसको हम फुल कॉस्टिंग कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो भी वेरिएबल कॉस्ट के साथ इंक्लूड किए जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग पर्पजेस के लिए यूज की जाती है, वेयर एज जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो सिर्फ मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग यानी इंटरनल पर्पजेस के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग की जाती है। क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड, फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिए हुए हैं और आपको वेरिएबल जो है डायरेक्ट इनपुट्स मटेरियल लेबर यूटिलिटी इन वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आपको 60,000 की दी हुई है। टोटल बल्ब प्रोड्यूस्ड इन द ईयर आपको 15,000 दिए, तो आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालनी है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकालने के लिए सबसे पहले मैं वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकाल लेती हूँ। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 60,000 मेरे टोटल वेरिएबल ओवरहेड है और 15,000 मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी मेरा वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकल जाएगा विच इज 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000 जो कि आ गया मेरा 10। तो टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 4 रुपीज़ ओवरहेड की और 40 मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, यानी कि 44। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या किया जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दिया जाएगा पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 44 है, फिक्स कॉस्ट 10 है, यानी मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ गई है 54 रुपीज़।
सो आज वाले कंसेप्ट्स को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूजेस एस्टिमेटेड कॉस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। वेरिएंसेस अराइज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी ठीक है। इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, ये भी ठीक है। इट इग्नोर्स इनएफिशिएंसीज, नो, यहाँ तो इनएफिशिएंसीज का ही फोकस है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी से इनएफिशिएंसीज और वेस्टेजेस को रिड्यूस करने का पॉसिबल एफर्ट किया जाता है। यानी यहाँ मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्म हैज अ फिक्स कॉस्ट 1 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 25। आपको ब्रेक इवन निकालना है इन यूनिट्स, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 1 लाख मेरी फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 हो गया, तो यानी कि मेरे पास 4000 जो है वो क्या आ गए हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन बी मेरे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। And now that you have covered the topics of module D, I hope आपको सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, राइट। और अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज की कि कैसे उन कोर्सेज में आपको एनरोल करना है, जिनके बारे में मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में आपसे बात की थी। तो उन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है और आपको सर्च करना है edutab.in। एडुटैब की वेबसाइट आपको विजिबल हो जाएगी। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। साइड से स्क्रॉल डाउन करने पर आपको JIB के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। हम बात कर रहे हैं बैंकर्स कैप्सूल कोर्स की। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स क्या है, एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको आपके सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के कोर्स में आपको मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। कंप्लीट जो मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको वन शॉट में आपको कवर करवाया जाएगा। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, लेट नाइट, जब भी आपको कन्वीनियंट रहे। रिकॉर्डिंग्स की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कवर कीजिए एंड देन पॉलिश इट मोर विद द हेल्प ऑफ MCQs। जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइडेड है ऑन द चैप्टर वाइज एंड ऑन द फुल लेंथ बेसिस, उन MCQs की, उन मॉक टेस्ट की हेल्प से अपने एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा पॉलिश आप कर सकते हैं। कंसेप्ट नोट्स और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसी कोर्स में अवेलेबल होंगे। इस कोर्स में आप ऑन द होल चारों कंपोनेंट्स को एक साथ भी असेस कर सकते हैं, जहां पर एक कंप्लीट कोर्स आपको दिख रहा है। एंड देन आप IIFS के लिए अलग, PPP के लिए अलग, AFM और RBWM के लिए अलग अलग कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट विल आंसर कि आपको कौन से कोर्स में एनरोल करना है। देन रिक्वायरमेंट की ही बात हो रही है, तो अगर आप रिकॉर्डेड की जगह लाइव क्लासेस प्रेफर करते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टडी ऑन अ लाइव बेसिस, तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर क्रैश कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको 24 लाइव क्लासेस की हेल्प से सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। 24 लाइव क्लासेस और चारों कंपोनेंट्स कवर, यानी कि एक सब्जेक्ट की 6 क्लासेस रहेंगी और 6 क्लासेस में आपका जो सिलेबस है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, साथ साथ आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो आपकी प्रेफरेंस कैसी है, यू वांट टू वॉच लाइव क्लासेस, यू वांट टू टेक डाउट्स विद इन, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन्स देखकर कंफर्टेबल हैं, आप उस हिसाब से कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन थोड़ी और एक्सेलरेट हो सके, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने टॉपिक्स को और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड MCQs। कोर्स में एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए और आप इन कोर्सेज की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर कर पाओ, राइट। सो कमिंग बैक टू द सेशन, for any other kind of doubts and queries, you can call us on 81462-07241 or email us at hello@edutab.co.in. All the best for your examination. Take care. Bye-bye.